बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को जारी रखे हुए होंगे। आज इंशाल्लाह हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 20 जो कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको अपने एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी आउटलाइन है जिसको हमने स्टडी करना है। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा है। वैसे तो ये काफ़ी लेंथी चैप्टर था, लेकिन फेडरल बोर्ड ने अब इसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कह किसे रहे हैं। देन फिर हम स्टडी करेंगे 20.1 आर्टिकल ऑफ योर बुक विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और 20.3 और 20.2 ये जो दो आर्टिकल हैं ये बहुत लेंथी आर्टिकल थे और ये एक्सक्लूडेड हैं, ये आपके कोर्स यानी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से हमने इसको अपने इस वीडियो लेक्चर का हिस्सा नहीं बनाया। 20.4 इज अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, 20.5 इज नेचर ऑफ लाइट, और इसके फर्दर आगे दो टॉपिक हैं, एक है रेडिएशन प्रेशर और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सोलर सेल। तो आइए चल के सीखते हैं इन टॉपिक को, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम किसे कह रहे हैं और इसका क्या यूज है डेली लाइफ के अंदर और क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, और देन फिर हम मूव करेंगे अपने आर्टिकल्स की तरफ और वन बाय वन उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी इसमें भी पर्टिकुलरली वेव्स क्या है, देन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। तो वैसे तो वेव्स को हम अपने प्रीवियस एक लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, कि किसी भी मीडियम के अंदर जब डिस्टर्बेंस होती है तो उससे डिस्टर्बेंस के रिजल्ट में हमारे पास वेव्स जनरेट होती हैं। अच्छा, ये वेव्स से होता क्या है? वेव काजेज द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, यानी इन वेव से उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेव के बारे में है वो ये है कि वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, और इससे भी बढ़कर यह है कि इसमें मैस ट्रांसफर नहीं होता, यानी पार्टिकल जगह पर रहते हुए ऑसिलेट करते हैं और एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो ये तो डेफिनेशन थी वेव्स की। अगर हम वेव्स को कैटेगराइज करें, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर आए हैं कि वेव्स की दो ही मेन टाइप्स हैं, एक हमारे पास मैकेनिकल वेव है और एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स हैं? ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल या फिर मीडियम की जरूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, इनको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैं मीडियम से मुराद आपको समझा लूं, लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि जैसे करंट को फ्लो करने के लिए वायर की जरूरत होती है, बिना वायर के करंट फ्लो नहीं करता, यानी इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए वायर की, एक कंडक्टिव वायर की जरूरत होती है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा ही है कि अगर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़े तो वो जो वेव्स होंगी वो मैकेनिकल वेव्स होंगी। जैसे आप कह सकते हैं साउंड वेव्स, अब साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर रिक्वायर्ड है, एयर के बिना साउंड ट्रैवल नहीं करता, तो साउंड मैकेनिकल वेव्स है। लेकिन जो लाइट वेव्स हैं, जो रोशनी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी कुछ भी ना हो, वैक्यूम हो, तब भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इसकी क्या नेचर है, और देन फिर हम अपने आर्टिकल्स को रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ साइड पर हमारे पास एक एनिमेटेड विंडो ओपन है और यहाँ हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑसिलेशन का नाम है। ये देखें आप, ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है तो ये जो वेव्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं, ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होती है। यहां मैं अगर आप लोगों को प्ले करके दिखा दूं तो आप देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो आप देख सकते हैं विंडो के अंदर के यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है, कभी
इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हाई होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कम हो जाता है, और इसी तरह से कभी मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है। लेकिन ये परपेंडिकुलरली इस तरह से ऑसिलेट करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, यानी कोई पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर्स होती है। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स दैट आर मूव्ड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से मैकेनिकल वेव्स में एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है, विच ट्रैवल थ्रू द स्पेस। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इसका आपने माइंड में रखना है कि अनलाइक साउंड और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम से ट्रैवल कर जाती है। अच्छा, अगर हम इसके नेचर की बात करें कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट कर रही होगी, वैसे तो मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टाइप्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वो प्रोपगेशन के लिहाज से। तो प्रोपगेशन के लिहाज से अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फर्दर कैटेगराइज करें तो आप कह सकते हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितनी स्पीड से ट्रैवल होंगी, तो ये ट्रैवल होती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वी आर स्टडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इस वजह से स्टडी कर रहे हैं बिकॉज दे कैरी एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी को, इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को कैरी करती हैं अक्रॉस द स्पेस एंड आर द फाउंडेशन ऑफ मैनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसी की जो बेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। किस तरह से? देखें यहां, जिस तरह से हम डेली लाइफ के अंदर कम्युनिकेट करते हैं तो इट बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, तभी हम इस काबिल होंगे कि हम रेडियो वेव्स को पढ़ सकें और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। इसी के साथ साथ आप मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर अगर आप देखें, एक्सरे, एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। अल्ट्रावायलेट रेज क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरीके से मेडिकल के अंदर ही ये इंफ्रारेड वेव्स हैं, यानी जिससे हम बॉडी को हीट अप करते हैं, तो इंफ्रारेड वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी के साथ एवरीडे लाइफ के अंदर आप देखें कि आप माइक्रोवेव ओवन का यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वेव्स यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरीके से आप अपने रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इवन आप जो देखते हैं तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना हो तो आप देख नहीं सकते चीजों को। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की तरफ मूव करें तो इसमें जो डिफरेंट डिजीज का जो ट्रीटमेंट है उनके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। अगेन हमने देखा कि कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। और इस तरह अगर आपने स्पेस को एक्सप्लोर करना हो तब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बड़ी फील्ड है और इसकी अगर हम सही से स्टडी नहीं करेंगे और तो तब हमें इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो हम ये डिफरेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इससे महरूम रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो आपकी बुक का आर्टिकल है विच इज 20.1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसको अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई एक वेव नहीं है, ये मल्टीपल वेव्स हैं जिसमें एक्सरे है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है। और ये जो डिफरेंट वेव्स हैं इनको अगर हम कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, देयर वेवलेंथ, तो हमारे पास जो चीज आती है इसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। यहां क्या है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेफर टू द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कंप्लीट रेंज है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई एक टाइप की वेव नहीं है, ये मल्टीपल टाइप की वेव्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं। हमने इसको फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। ये सारी जो हमारे पास वेव्स हैं जिनको हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इनकी कैटेगराइजेशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाती है।
अब देखें कि हमने इसको इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है कि इनकी वेव लेंथ के लिहाज से या फिर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। अब देखें कि ये हमारे पास है रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो सबसे हाई, जिसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है, और इसकी वेव लेंथ यहाँ एग्जांपल में बताया गया है कि इतनी ज्यादा होती है जितनी किसी बिल्डिंग की हाइट, यानी 10⁻³ मीटर होती है इसकी वेव लेंथ, और यू कैन से 1 किलोमीटर। इतनी बड़ी वेव लेंथ होती है, एक वेव की लंबाई इतनी बड़ी होती है। लेकिन दूसरे तरफ देखें आप तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है, 10⁻⁴ होती है, दैट मीन 10,000। तो रेडियो वेव्स है। फिर आगे देखें माइक्रोवेव, इनका साइज ह्यूमन के जितना होता है, और इसी तरीके से जो आप आगे चलते जाएंगे तो वेव लेंथ कम होती जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो करस्पॉन्डिंग ज्यादा होती जाएगी। लेकिन मेन चीज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कह रहे हैं? ये जो डिफरेंट टाइप्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अब देखें द स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम वेरी लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी वेव्स टू वेरी शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, यानी जो इनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। सबसे पहली कौन सी है? रेडियो वेव है, फिर आगे माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, और लास्ट में हमारे पास है जी गामा रेस। नेक्स्ट अगर हम इसके टेबल से भी इसको देखना चाहें, ये टेबल आपकी बुक में है, और ये टेबल इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज वगैरह में ये टेबल के अंदर जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो पूछ सकते हैं। अब जैसे रेडियो वेव्स है तो इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर होती है, और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी रेंज इनकी लेस देन 3 × 10⁻11 होती है। इसी तरीके से यानी इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। फिर आगे डिफरेंट है, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है 1 मिलीमीटर से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक होती है। इंफ्रारेड, इसको आप IR रेडिएशन भी कहते हैं, जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे ये इमिट होती है, और हॉट ऑब्जेक्ट से जो इमिट होने वाली रेज हैं जिसको हम IR रेज कहते हैं, ये 25 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर होती है। ये आपने वैल्यूज को याद रखना है। फिर विजिबल के लिए है कि डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये आपकी बुक के अंदर टेबल है, उसके अंदर भी ये वैल्यूज हैं, वहीं से ली गई हैं, तो आप लोगों ने इनको जस्ट मेमोराइज करना है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं भी मेमोराइज कर सकते तो इतना कर लें कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। इसी तरीके से सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। और अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मैक्स प्लांक की इक्वेशन है विच इज E = hf। मैक्स ने हमें ये कहा था कि जो एनर्जी होती है जो कोई बॉडी इमिट करती है थ्रू वेव्स, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टू द फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हायर एनर्जी होगी। लेट्स सपोज एक हॉट ऑब्जेक्ट है जो कि IR रेज इमिट कर रहा है, तो वो कितनी एनर्जी को इमिट कर रहा है ये पता लगाएंगे कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यू हैव अ कांस्टेंट विच इज h, और इसको हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। अच्छा, ये देखा गया है कि फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैक्स प्लांक की इक्वेशन से हमें पता चला है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज भी जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर आप देखें कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को आप कैसे रिलेट करेंगे, तो जो स्पीड होती है वो यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के, C = f लैम्डा होता है। ये भी एक हमारे पास इक्वेशन है। अगर यहां से आप f को लें तो यू हैव टू डिवाइड लैम्डा विद C, तो C ओवर लैम्डा हो जाएगा। यहां से फ्रीक्वेंसी को हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये अभी वही जो इक्वेशन 20.2 है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। यही हमने देखा था कि जो रेडियो वेव्स थी उनकी वेवलेंथ हाई थी तो फ्रीक्वेंसी उनकी सबसे कम थी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। सबसे पहले हमने यही देखा था और ये अपने माइंड में भी रखना है। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई, और जो पहली इक्वेशन E = hf थी, और इसके अंदर अगर हम f की वैल्यू पुट कर दें, f की वैल्यू क्या पुट कर दें? C ओवर लैम्डा। इस f की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं? C ओवर लैम्डा। तो देखें
एच सी ओवर लैम्डा। ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन आ गई है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो है वेव लेंथ है तो इसकी मदद से हम जस्ट एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी एनर्जी जो है वो इमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ये क्लियर है कि एनर्जी एंड वेव लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एनर्जी ज्यादा होगी तो इसके लिए ये जरूरी है कि वेव लेंथ कम होनी चाहिए, यानी जिसकी कम वेव लेंथ होगी वो ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही होगी। जैसे गामा रेज हैं, अब गामा रेज ऐसी रेज होती हैं जिनकी वेव लेंथ सबसे कम होती, तो दैट मीन वो जो एनर्जी इमिट करती हैं वो सबसे हायर होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली क्या चीज़ है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझिए इस फिगर की मदद से। आमतौर पर जो सूरज की जो रोशनी है इसको हम कहते हैं वाइट लाइट। इसका मतलब ये है कि ये जो वाइट लाइट है ये मिलकर बनी है फर्दर डिफरेंट 7 कलर से। 7 डिफरेंट कलर जो हैं उनके कॉम्बिनेशन से मिलकर ये बनती है वाइट लाइट। अच्छा, अब ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, हर एक कलर के क्रॉसपोर्डिंग एक वेव लेंथ है। लेट्स सपोज रेड कलर है तो उसके क्रॉसपोर्डिंग एक डिफरेंट वेव होगी। इसी तरीके से ग्रीन कलर है तो उसके क्रॉसपोर्डिंग एक डिफरेंट वेव होगी। तो उन वेव्स की अपनी अपनी वेव लेंथ भी होती है। अब होता ये है कि जब ये जो सनलाइट है जिसमें डिफरेंट वेव लेंथ हैं, और ये वेव लेंथ जब ट्रैवल कर कर आती हैं तो एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर के पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स, उनसे जब ये डिफरेंट वेव लेंथ आकर कोलाइड होती हैं तो ये अपनी जो पाथ है उसको तब्दील कर लेती हैं। लेट्स सपोज जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो वाइट लाइट है इसको आना स्ट्रेट चाहिए, लेकिन जब इसके रास्ते में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, तो इस वजह से ये इसने अपने रास्ते को चेंज कर लिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये चली गई। यानी आना स्ट्रेट चाहिए था लेकिन ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव हो गई। इसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। जैसा कि यहां लिखा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना इन विच लाइट रेज आर redirected in different directions when they strike fine particles present in their path। यानी इसके रास्ते में जब फाइन पार्टिकल्स आते हैं उनके साथ जब ये लाइट रेज कोलाइड करती है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है, यानी इनकी डायरेक्शन चेंज होने को बेसिकली हम स्कैटरिंग कह रहे हैं। अब ये स्कैटरिंग डिपेंड किस पर करती है, तो ये स्कैटरिंग डिपेंड करती है पार्टिकल साइज के ऊपर एंड द लाइट वेवलेंथ के ऊपर। यानी जो पार्टिकल इसके रास्ते में आ रहा है उसका साइज कितना है और वेव लेंथ का साइज कितना है। अगर इन दोनों का साइज कंपेरेबल है तभी ऐसा मुमकिन होगा। शॉर्टर वेव लेंथ स्कैटर मोर, अगर वेव लेंथ शॉर्टर है तो वो ज्यादा स्कैटर होगी, और अगर लॉन्गर वेव लेंथ है तो वो कम स्कैटर होगी, वो अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं होगी। फर्दर ये है कि वाई स्कैटरिंग हैपन, ये वही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैटरिंग किस तरह से होती है या क्यों होती है, तो बिकॉज द पार्टिकल प्रेजेंट इन द मीडियम एयर, वाटर एंड एटमोस्फेयर इंटरेक्ट विद द लाइट वेव्स फोर्सिंग देम टू चेंज देयर डायरेक्शन, और वो अपनी डायरेक्शंस को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसमें अब ये है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। Sky appear blue mainly because of the phenomena called Rayleigh scattering, and which is type of scattering of the light by very small particle in the atmosphere। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उससे जब लाइट, वाइट लाइट आकर कोलाइड करती है तो वाइट लाइट के अंदर फर्दर मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट वेव लेंथ है। तो इसमें जो शॉर्टर वेव लेंथ होती है वो होती है ब्लू कलर की। ब्लू या फिर वायलेट जो कलर है इनकी शॉर्टर वेव लेंथ होती है। तो ये जो शॉर्टर वेव लेंथ है वो कोलाइड करती है इन पार्टिकल से जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन जो है वो डाइवर्ट कर लेते हैं, और इन्हीं डायरेक्शन के डाइवर्ट करने से हमें ये जो आसमान है, स्काई है, वो ब्लू नजर आता है, क्योंकि बाकी लाइट जो है वो ग्राउंड तक पहुंच जाती है लेकिन ये जो लाइट है वो इधर आसमान में ही रह जाती है, और इस वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है। यहाँ ये लिखा है कि व्हाइट लाइट मिक्सचर ऑफ द मैनी कलर्स, ये जो व्हाइट लाइट है इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। कौन कौन से कलर हैं? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको पता है कि ये 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है सनलाइट। ईच कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, हर कलर की क्रॉसबॉन्डिंग डिफरेंट वेवलेंथ है। ब्लू और वायलेट जो है वो इसकी शॉर्टर वेवलेंथ है, जबकि रेड और ऑरेंज इसकी लॉन्गर वेवलेंथ है। इसी तरीके से शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर करती है जब ये हिट करती है एयर मॉलिक्यूल से, टाइनी डस्ट पार्टिकल से, वाटर वेपर से, तो दीज पार्टिकल्स स्कैटर्ड द लाइट अकॉर्डिंग टू द रेले स्कैटरिंग। इसको नाम दिया है हमने रेले स्कैटरिंग का। लाइट विद शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर एंड देन लाइट विद लॉन्गर वेवलेंथ, सो
blue and violet scatter the most and red light scattered least. इसी के साथ why do we see blue instead of violet? हम violet क्यों नहीं देखते? क्योंकि violet ने भी स्कैटरिंग की है, लेकिन हमें ब्लू कलर ही क्यों नजर आता है? तो इसका आंसर ये है कि although violet scatter the most, violet ज्यादा स्कैटर होता है, लेकिन हमारी जो आईज हैं वो लेस सेंसिटिव हैं टू वायलेट लाइट्स की, और इसी वजह से सम वायलेट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द अपर एटमॉस्फेयर, और कुछ वायलेट लाइट जो है अपर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और सो द स्कैटर्ड कलर वी मेनली सी इज ब्लू. तो मेन जो कलर हम देखते हैं वो ब्लू ही देखते हैं. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है जो कि है कि रेड स्काई एट डस्क, यानी जब सन राइज हो रहा होता है या सन सेट हो रहा होता है तो इस दौरान जो स्काई है वो रेड क्यों नजर आता है. यहाँ देखें, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सन अभी राइज हो रहा है, तो ये जो आसमान है वो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है. ऐसा क्यों है? तो इसको इस तरह से समझिए कि जब सन राइज हो रहा होता है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ के बाहर जो है वो एटमॉस्फेयर है. ये जो दूसरी लेयर है ये वाली, ये हमारे पास है जी एटमॉस्फेयर की लेयर है. ठीक है, अब ऐसा है कि सन अगर राइज हो रहा है, लेट मी ड्रॉ अगेन, यहां हमारे पास है जी सन, ये सन है और सन अभी जो है वो राइजिंग के टाइम है. तो जब राइजिंग के टाइम सन निकलेगा तो सन लाइट को थिक लेयर से गुजर कराना पड़ेगा. यहाँ थिक लेयर ये सारी, यानी यहां तक पहुंचने तक इसको काफी थिक लेयर्स में से, सनलाइट को काफी थिक लेयर में से गुजर कराना पड़ता है. जिस तरह आप यहां ऊपर भी देख रहे हैं कि थिक लेयर में से सनलाइट को गुजर कराना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बाकी क्योंकि लाइट आपको पता है सनलाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है, तो बाकी जो कलर हैं रेड, ऑरेंज और येलो के अलावा, इनके अलावा बाकी जितने भी कलर्स हैं इनके क्रॉसपोंडिंग जो वेव लेंथ है वो बड़ी शॉर्ट है, शॉर्ट वेव लेंथ है. तो शॉर्ट वेव लेंथ होने की वजह से वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, सिर्फ रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर की जो वेव लेंथ है वो ही पहुंच पाएगी. दिन के वक्त ऐसा नहीं होता. अगर हम दिन के वक्त सन को ड्रॉ करें, यहाँ लेट मी ओपन पेन, यहाँ दिन के वक्त अगर लेट्स सपोज ये सन है, तो सन को सिर्फ जो है वो एक थिन लेयर में से, सनलाइट को सिर्फ थिन लेयर में से गुजर कर आना पड़ेगा. यहाँ सिर्फ एक थिन लेयर है, लेकिन जब राइज होता है या फॉल होता है सूरज, तो इस दौरान जो सनलाइट है उसको थिक लेयर में से गुजर कर आना पड़ता है. तो जब ये थिक लेयर में से गुजर कर आता है तो जो व्हाइट लाइट है इसके अंदर जो डिफरेंट कलर की वेव लेंथ है वो सारी स्कैटर्ड हो जाती हैं एक्सेप्ट रेड, येलो एंड ऑरेंज. अब हम इस बात को लिख लेते हैं, यहां देखें, लेट मी अरेज दिस ताकि जो है हमें ये लिखने में मसला ना हो. तो अभी हमने क्या देखा, अभी जो हमने देखा इसको हम सारा लिख लेते हैं अपने पास कि द रेड कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग द सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही की वजह से है. सनलाइट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है. एट द डस्ट द सन इज नियर द हॉरिजॉन, दिस मीन्स सनलाइट हैज टू पास थ्रू मच थिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू द मिड डे. दिन के मुकाबले में जब सूरज निकल रहा हो या गुरूब हो रहा हो तो उसको काफी थिक लेयर जो कि एटमॉस्फेयर की है उसमें से गुजर कराना पड़ता है सनलाइट को. सो द लाइट ट्रेवल लॉन्गर पाथ एंड इंटरेक्ट विद मोर एयर मॉलिक्यूल एंड डस्ट पार्टिकल. तो ज्यादा जब लॉन्गर पाथ से आएगी तो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल से जो है वो इसका इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से ज्यादा क्या होगी, स्कैटरिंग होगी. शॉर्टर वेवलेंथ गेट स्कैटर अवे एज सनलाइट ट्रेवल दिस लॉन्ग पाथ. तो ब्लू, वायलेट एंड ग्रीन कलर शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर कंप्लीटली आउट ऑफ द लाइन ऑफ द साइट, और बाय द टाइम ऑफ द लाइट रीचेस अवर आई मोस्ट ऑफ द शॉर्ट वेवलेंथ कलर हैव ऑलरेडी बीन स्कैटर्ड अवे. तो ज्यादातर जो कलर हैं लाइट के वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे. इसी तरीके से लॉन्गर वेवलेंथ सर्वाइव द जर्नी, ओनली लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड, ऑरेंज, येलो, ये क्या होंगी, कैन पास थ्रू दिस लॉन्ग एटमॉस्फेरिक पाथ विदाउट बीइंग स्कैटर्ड मच. इस वजह से हम स्काई जो है हमें रेड कलर का नजर आएगा. सो द लाइट दैट फाइनली रीच अवर आईज इज रिच इन रेड एंड ऑरेंज. डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं 20.5 आर्टिकल ऑफ योर बुक विच इज नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट बेसिकली है क्या चीज. तो तकरीबन 20th सेंचुरी में या इससे पहले ये कहा जाता था कि लाइट इज अ वेव इन नेचर,
20th सेंचुरी से पहले लाइट को वेव माना जाता था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है या फिर पोलराइजेशन है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट लाइट को वेव नेचर का बता रहे थे कि इन सारे एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि लाइट इज अ वेव इन नेचर। लेकिन इसके बाद बारी आती है मैक्स प्लांक की। मैक्स प्लांक ने यह कहा कि सम बिहेवियर ऑफ लाइट, स्पेशली द वे ऑब्जेक्ट गिव ऑफ रेडिएशन, यानी जिस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट रेडिएशन को इमिट करते हैं, ये वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता। लाइट का कुछ बिहेवियर जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट रेडिएशन इमिट करते हैं, इसको हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ही सजेस्ट दैट लाइट इज आल्सो मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी। इसने कहा कि लाइट वेव होने के साथ साथ कुछ टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी है, जिसको इसने नाम दिया क्वांटा का। इसके बाद टाइनी पैकेट वर नेम्ड एट फोटॉन। इन टाइनी पैकेट्स को बाद में फोटॉन का नाम दिया गया। और फोटॉन क्या है? फोटॉन इज अ massless particle of light that carry energy and momentum but has no electric charge। जिस तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, लेकिन उनका मैस भी होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, प्रोटॉन का मैस होता है, और वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फोटॉन बिल्कुल ऑपोजिट है इनके। फोटॉन का ना तो कोई चार्ज है और ना ही इसका मैस है, लेकिन स्टिल दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। यहां देखें कि जिस तरह से बुलेट है और बुलेट का कुछ मैस है और वेलोसिटी अगर ये मूव करके जा रही है तो इसका मतलब है इसके पास मोमेंटम है। तो मोमेंटम उन्हीं चीजों का होता है जिनके पास मैस हो और वेलोसिटी हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मैस नहीं है, लेकिन स्टिल दे हैव मोमेंटम। जी हां, फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि मैसलेस पार्टिकल है, लेकिन जब ये मूव करके जाता है तो इसके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है, और इसने एनर्जी को कैरी किया होता है, तभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहां देखें कि लाइट लुक्स लाइक अ स्मूथ कॉन्टिन्यूस वेव। नजर आने में तो लाइट ऐसी है कि जैसी कोई वेव है, बट इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टाइनी सुपर फास्ट पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन। तो लाइट किससे मिलकर बनी है? सुपर फास्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, और इस सुपर फास्ट पार्टिकल का क्या नाम है? फोटॉन है। थिंक ऑफ अ फोटॉन एज अ टाइनी बुलेट ऑफ लाइट। जिस तरह बुलेट होती है, तो लाइट की जो टाइनी बुलेट है, जो छोटी बुलेट है, वो क्या है? फोटॉन है। बट अनलाइक रियल बुलेट, दे हैव नो मास। लेकिन इसका मैस कोई नहीं है। दैट मीन दे आर एक्सट्रीमली लाइट, ऑलमोस्ट वेटलेस, यानी इतनी लाइट है कि इसका कोई वेट ही नहीं है। इवन दो फोटॉन आर मैसलेस, लेकिन फिर इनके पास क्या है? एनर्जी और मोमेंटम है। एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी इज अ पावर बिहाइंड अ पंच, और मोमेंटम इज अ फोर्स दैट कीप समथिंग मूविंग फॉरवर्ड। तो चूंकि मूविंग फॉरवर्ड फोटॉन मूव कर रहे हैं, तो दैट मीन इनके पास क्या है? मोमेंटम है। Scientists have done many experiments proven that photon behave like a particle with both energy and momentum. So light is not a just wave. It is also made up of tiny particles called photon, which are the building block of the light we see and experience. कि जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ, अभी हमें नेचर में ये पता चला कि लाइट इज नॉट ओनली अ वेव। लाइट सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि लाइट क्या है? वेव होने के साथ साथ पार्टिकल इन नेचर भी है। तो अभी तक इसके बाद एक दूसरा वो आया था, हाइपोथेसिस आया था डी ब्रॉगली का। उसने ये कहा था कि उसने एक्सप्लेन किया था कि लाइट इज अ डुअल इन नेचर, कि ये वेव भी बिहेव करती है और पार्टिकल भी बिहेव करती है। इंशाल्लाह जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे या आई गेस सेकंड ईयर में है कि डिफरेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं जिससे ये प्रूव होता है कि लाइट इज अ पार्टिकल इन नेचर। ठीक है, तो वहां इंशाल्लाह आप लोग इसको स्टडी भी करेंगे। अभी फिलहाल ये है कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। इन नेचर ऑफ लाइट में हमने ये सीखा। और जब ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास क्या है? पार्टिकल का नाम फोटॉन है, और इस पार्टिकल के पास मोमेंटम भी है, और इस पार्टिकल ने एनर्जी को भी कैरी किया हुआ है। अब हम करते हैं एक छोटी सी डेरिवेशन। यहां देखें, एनर्जी ऑफ द फोटॉन कैन बी गिवन बाय इक्वेशन एज E इक्वल टू HF। फोटॉन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है? H इंटू एफ। ये भी आप देख कर आए हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये 20.1 जो इक्वेशन है आपकी बुक की, ये वहीं से ली गई है। अच्छा, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है मशहूर जमाना, विच इज E इक्वल टू MC स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल,
कि मैस और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ये इक्वेशन है E इक्वल टू mc²। अगर हम इसको ओपन करके लिखना चाहें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं mc इंटू सी। अब मैस है और साथ में स्पीड है, ये दैट मीन वेलोसिटी है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन दोनों को कंबाइनली हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम लिख सकते हैं। तो यहां देखें कि mc को हमने क्या कहा कि P है, तो ये क्या आ जाएगा? PC हो जाएगा। एनर्जी किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी? PC के। P क्या है? मोमेंटम है। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन 20.1 और 20.2 जो है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ एनर्जी HF की इक्वल है, यहाँ एनर्जी PC की इक्वल है। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो आप लिखेंगे HF इज इक्वल टू PC। और यहां से अगर हम फाइंड आउट करें वैल्यू ऑफ मोमेंटम तो तब आपके पास क्या आता है? H आता है विच इज प्लॉन्क कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी आती है और C आती है। तो इस तरह आप मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे लाइट के पार्टिकल फोटोन का, अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, स्पीड ऑफ लाइट है और h है, तो इस तरह आप क्या कर लेंगे? फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन आपकी बुक में थोड़ी डेरिवेशन चेंज है, लेकिन आप इस तरह से इसको ड्राइव करके लेकर जाएं। नेक्स्ट ये हमें क्या बता रही है ये इक्वेशन? अ फोटोन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और कैरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट मास। फोटोन क्या करता है? एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है, लेकिन इसका मैस नहीं होता। ऑलवेज ट्रेवलिंग एट द लाइट स्पीड इन वैक्यूम एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइट। लाइट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? फोटोन है, और इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। This raises the question of whether the light is a wave particle, a puzzle addressed by the Lewis de Broglie theory of light dual nature, which state that the light exhibit both properties. डी ब्रॉगली ने इस पजल को सॉल्व किया और उसने कहा कि लाइट जो है वो डुअल इन नेचर है, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं रेडिएशन प्रेशर को। अब ये रेडिएशन प्रेशर क्या है? यहां देखें, अभी हम स्टडी कर आए हैं कि जो लाइट है इसके पास मोमेंटम है और इसके पास एनर्जी है। ऑल्दो के लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल विच वी नेम फोटोन, और फोटोन मैसलेस है, लेकिन फोटोन जब मूव करके जा रहा हो तो इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है मोमेंटम। और अगर ये मोमेंटम किसी दूसरी वॉल के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा तो वहां ये मोमेंटम होने की वजह से वहां क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। आप देखें, यहां देखें, ये वॉल है, ये जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, और इस वॉल के साथ ये लाइट आ रही है और लाइट में फोटोन आ रहे हैं और फोटोन के पास क्या है? मोमेंटम है। जब फोटोन आकर कोलाइड करेंगे इस वॉल के साथ तो वो अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से एक थोड़ी फोर्स लगेगी इस सरफेस के ऊपर जिसके साथ फोटोन जो है वो कोलाइड हो रहे हैं, और ये जो स्मॉल फोर्स लगेगी इसी को हम नाम दे रहे हैं रेडिएशन प्रेशर का। ये इतनी नहीं होती कि हम इसको महसूस कर सके, लेकिन इसके काफी काम है। अभी आगे इसकी एप्लीकेशन भी हम देखेंगे। यहां देखें, रेडिएशन प्रेशर इज अ प्रेशर, ये प्रेशर है क्योंकि एरिया बहुत कम होता है, फोटोन बहुत स्मॉल जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो बहुत स्मॉल एरिया होने की वजह से यहां हम टर्म फोर्स नहीं कह रहे बल्कि क्या कह रहे हैं? प्रेशर वर्ड यूज कर रहे हैं। वैसे आप फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेशर ज्यादा बेटर है। कि इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लाइट व्हेन इट फॉल ऑन द सरफेस। जब ये सरफेस के ऊपर फॉल होगा तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस सरफेस के ऊपर उसको हम कहेंगे रेडिएशन प्रेशर। Even though light is made of massless photon, these photons still carry momentum when they strike the surface and get absorbed or reflected. या तो वो absorb हो जाएंगे या reflect हो जाएंगे। They transfer their momentum to that surface. तो ये अपना momentum उस surface को transfer करेंगे। This transfer of momentum create a tiny push called radiation pressure. Or why does light exert pressure? Because photon have energy and momentum. When they hit an object, एक दो रीजन हो सकते हैं, या तो जब ये ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगे या रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दोनों सूरतों में क्या करेगा? उस सरफेस के ऊपर जिस सरफेस ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है या रिफ्लेक्ट किया है उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। फोटोन गिव ऑल देयर मोमेंटम। अगर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो तमाम मोमेंटम उसको दे देगा, और अगर वो रिफ्लेक्ट होते हैं फोटोन गिव डबल द मोमेंटम। फोटोन क्या करेगा? मोमेंटम को डबल कर देगा, डबल मोमेंटम उनको देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? दिस ट्रांसफर मोमेंटम एक्ट लाइक अ स्मॉल फोर्स। यहां देखें, एक इसकी एप्लीकेशन आ रही है रेडिएशन प्रेशर की, विच इज सोलर से। अब इसमें क्या है
कि सोलर सेल आर लार्ज वेरी थिन रिफ्लेक्टिव शीट यूज्ड ऑन द सम स्पेस क्राफ्ट। कुछ स्पेस क्राफ्ट के ऊपर ये बहुत बड़ी रिफ्लेक्टिव शीट्स यूज की जाती हैं। दे वर्क बाय यूजिंग रेडिएशन प्रेशर फ्रॉम द सनलाइट, यानी जब सूरज की लाइट आके इसके ऊपर पड़ेगी तो रेडिएशन प्रेशर काज होगा। व्हेन सनलाइट फोटोन हिट द सेल इट पुशेस द स्पेस क्राफ्ट फॉरवर्ड, और ये स्पेस क्राफ्ट को फॉरवर्ड पुश करेगी जस्ट लाइक अ विंड पुशेस अ सेल बोट। जिस तरह के जो हवा जो है वो एक कश्ती को जिसके ऊपर वो लगे होते हैं बड़े बड़े पर्दे आप कह लें, उनको क्या करती है, हवा जब लगती है तो उनको मूव करवाती है। बिल्कुल ऐसे ही जब लाइट आकर यहाँ स्ट्राइक करेगी तो इसको क्या करवाएगी, मूव करवाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये है कि हाउ सोलर सेल वर्क। sunlight contain photon or these photon carry momentum. When they strike the reflective sail, they bounce back and giving a small push to the spacecraft. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।